सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं एसएसटी विषय पढ़ाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ग्युसेपे मज़्ज़ीनी, जिसको ज्यूसेपी मैत्सीनी भी बोलते हैं। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इनके नाम के। क्लास 10th नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर कई बार प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगामी एग्ज़ामों में भी इन पर क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्युसेपे मज़्ज़ीनी। आइए समझते हैं। ये ग्युसेप मज़्ज़ीनी की फ़ोटो है, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे दिखते थे ये। अब बात आती है ग्युसेपे मज़्ज़ीनी का जीवन कैसा रहा और उन्होंने क्या क्या जीवन में काम किए, क्यों वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उनको इस चैप्टर में रखा गया है। उनके कामों को हमें समझना है। मैंने स्लाइड पर सारे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं और इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट है द इटालियन रिवॉल्यूशनरी ग्युसेप मज़्ज़ीनी। अब बात आती है ग्युसेप मज़्ज़ीनी थे कौन। तो ग्युसेप मज़्ज़ीनी थे हमारे एक क्रांतिकारी थे, ये इटली के। इनको रिवॉल्यूशनरी टर्म भी यूज़ किया जाता है बुक में। अब बात आती है कि ये रिवॉल्यूशनरी कौन लोग थे। देखिए, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर में रिवॉल्यूशनरी, लिबरल, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये सारे टर्म्स इस्तेमाल होंगे। ये सब लोग एक ही हैं, बस इनके नाम अलग अलग दिए हुए हैं। रिवॉल्यूशनरी लोग कौन हैं? रिवॉल्यूशनरी लोग वो हैं जो सोसाइटी में रिवॉल्यूशन चाहते हैं। इनको चाहिए रेडिकल चेंजेस, क्रांतिकारी परिवर्तन चाहिए समाज में। कैसे समाज में? उस समाज में जो यूरोप में, वो समाज जो कि उस समय मोनार्की पर टोटली बेस्ड था। उस समय क्या था, राजाओं का राज्य चल रहा था और कंजर्वेटिव लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे यूरोपियन समाज पर और हर जगह उन्हीं की चलती थी। और जो कंजर्वेटिव लोग थे वो रिवॉल्यूशनरी लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और रिवॉल्यूशनरी लोग जो थे वो कंजर्वेटिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि रिवॉल्यूशनरी लोग को चाहिए था समाज में परिवर्तन और कंजर्वेटिव लोग को समाज में परिवर्तन नहीं चाहिए था। वो तो राजा को बहुत पसंद करते थे और राजा का सहयोग करते थे। अब बात आती है ग्युसेप मज़्ज़ीनी के जीवन पर। हम वापस आ जाते हैं। ग्युसेप मज़्ज़ीनी का जन्म जो है वो जेनोआ में हुआ था, इटली में, 1807 में। यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, बॉर्न इन जेनोआ इटली इन 1807। थर्ड पॉइंट है ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। जन्म के बाद जब वो थोड़े से बड़े हुए तब वो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गए। देखिए कैसे वो सीक्रेट सोसाइटीज को ज्वाइन कर रहे थे। अब बात आती है कि सीक्रेट सोसाइटी क्या होती है। देखिए, यूरोप में उस समय कंजर्वेटिव लोग पावर में थे और रिवॉल्यूशनरी लोग के पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं थी और वो कंजर्वेटिव के विरोध में थे। तो रिवॉल्यूशनरी लोग को डर लगता था कि कंजर्वेटिव लोग अगर उनको पकड़ लेंगे तो मार डालेंगे। इसीलिए उन लोगों ने कंजर्वेटिव लोगों के डर से रात के चोरी छुपे मिलना शुरू किया और अपनी अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ को स्थापित कर लिया। सीक्रेट सोसाइटीज़ पूरे के पूरे यूरोप में बनी हुई थी। वो लोग क्या करते थे, कंजर्वेटिव लोगों के डर से रात में चोरी छुपे मिलते थे और कंजर्वेटिव लोगों के विरुद्ध अपनी योजनाएं बनाते थे कि कैसे हमको उनसे लड़ना है और कैसे हमको उनकी गलत चीज़ों का विरोध करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया, इटालियन रीजन। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। उनको जेल में डाल दिया गया था और उनको जब जेल में डाला गया तो उस जेल में रहने के दौरान वो हार नहीं माने। वो कंजर्वेटिव लोगों के विरोध में अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को बनाते रहते थे और जब वो अपने प्लान्स को बनाते रहते थे तो यहीं से उनकी नई योजनाओं की शुरुआत होती है। जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने जेल से बाहर आते ही तुरंत ही 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ की स्थापना कर दी। ही फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की नज़रों से,
इस पर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और इस पर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। पहली सीक्रेट सोसाइटी का नाम समझिएगा। पहली है यंग इटली इन मर्जीलीस। अब मर्जीलीस कहाँ पड़ता है? मर्जीलीस पड़ता है हमारा फ्रांस में। दूसरी है यंग यूरोप इन बर्ने। बर्ने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो अब आप कभी भी नहीं भूलिएगा, दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, पहली यंग इटली इन मर्जीलीस और दूसरी है यंग यूरोप इन बर्ने। इनके मेंबर्स कौन थे? हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। इनके सदस्य कौन थे? इनके सदस्य वो लोग थे जो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा लोग इनके सदस्य बन गए थे इन सीक्रेट सोसाइटीज के। फिर बात आती है कि मजीनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड nations to be the natural units of mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alone could be the basis of Italian liberty. ये पॉइंट क्या कहता है कि मैसीनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। देखिए, बेसिक सी बात यह है कि मजीनी ये बोलते थे कि भगवान ने उन्हें यह आदेश दिया है कि उनको क्या करना है, इटली को यूनिफाइड करना है। इटली का क्या कॉन्सेप्ट था उस समय कि इटली जो था ना उस समय वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो मजीनी ये चाहते थे कि इटली छोटे छोटे राज्यों में, मतलब पैचवर्क की तरह ना रहे। पैचवर्क का क्या मतलब होता है कि जब हम छोटे छोटे कपड़े जोड़ करके एक बड़ा कपड़ा बना देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैचवर्क बोलते हैं। पैचवर्क का मतलब क्या होता है? जब हम छोटे छोटे कपड़ों को जोड़ करके एक बड़ा कपड़ा बना दे। तो हालत उस समय यही थी कि इटली जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर राज्य पर अलग अलग किंगडम राज्य करता था। तो मजीनी ये चाहते थे कि जितने भी लोग इटालियन भाषा बोलते हैं वो सारे लोग एक छत के नीचे रहें और इटली जो है वो टुकड़ों में ना बटा रहे। इटली बन जाए एक नेशन स्टेट, मतलब इटली एक पूरा एक देश बन जाए, यूनिफाइड इटली बन जाए। तो इटली का एकीकरण तभी हो पाएगा जब हम इन छोटे छोटे राज्यों को खत्म करके देश में जो है पूरा एक देश बना दे। मजीनी ये चाहते थे। फॉलोइंग हिज मॉडल्स सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। उनके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मतलब उनकी देखा देखी, मतलब उनको कॉपी करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड ने भी अपने यहाँ सीक्रेट सोसाइटीज का गठन कर दिया। देखिए कैसे लोग इंस्पायर होते हैं। अब उनसे इंस्पायर होकर के और देशों में भी सीक्रेट सोसाइटीज बन रही हैं। मजीनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। मजीनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मजीनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। अब यूरोप में जो कंजर्वेटिव लोग थे वो मजीनी इतना ज़्यादा मतलब मेहनती था कि उसने अपनी मेहनत कर करके और अपने विचारों का प्रचार प्रसार करके कंजर्वेटिव लोगों की समझ लीजिए एकदम ईंट से ईंट बजा दी, एकदम उनकी हालत ख़राब कर दी। वो बेचारे एकदम परेशान हो गए कि ये मजीनी ने तो एकदम हमारा जीना हराम कर दिया है, हमारे विचारों को तो अब लोग सुन ही नहीं रहे। अब सब लोग किसको सुन रहे हैं? ग्यूसेप मजीनी को। और सब लोग अपना आइडियल किसको बना रहे हैं? ग्यूसेप मजीनी को। जो यूरोप की युवा पॉपुलेशन है, मतलब जो यूरोप के यंग पीपल्स हैं, वो ग्यूसेप मजीनी को अपना आदर्श बनाने लग गए थे। अब उस समय की बात है कि उस समय एक कंजर्वेटिव हुआ करते थे, ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच ने ग्यूसेप मजीनी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम की नज़रों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला है ग्यूसेप मजीनी को कि दैट ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उन्होंने क्या बोला कि मेटरनिक ने बोला ग्यूसेप मजीनी को कि ग्यूसेप मजीनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये ड्यूक मेटरनिच ने बोला है। किनको बोला है? ग्यूसेप मजीनी को। क्योंकि भाई देखिए, ड्यूक मेटरनिच है कंजर्वेटिव और ग्यूसेप मजीनी क्या है? रिवॉल्यूशनरी है। दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिट हैं विचारों को लेकर के।
तो ड्यूक मेटरनिच जो हैं वो ग्यूसेप मजीनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसीलिए उन्होंने बोला है कि ग्यूसेप मजीनी जो हैं वो हमारी सामाजिक व्यवस्था के सबसे खतरनाक दुश्मन है। मतलब जो उनका सोशल ऑर्डर है, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, उसके सबसे बड़े दुश्मन कौन है? ग्यूसेप मजीनी। ये विचार किसका है? ड्यूक मेटरनिच का। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं सरल भाषा में आपको किसी भी टॉपिक को समझा सकूं। इस तरह के अन्य वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी पीपीटी इस्तेमाल हुई है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी मेहनत से पढ़िए और मेहनत करने में कभी भी कोई भी कसर मत छोड़िए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की भगवान जी से हमेशा कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।